हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे झारखंड जीके के इस मिसलेनियस क्वेश्चंस के क्लास में। इस क्लास की बात की जाए तो क्या करते हैं इस क्लास में हम लोग, झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड में जो आने वाले एग्जाम होंगे, उन आने वाले एग्जामों में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास कब होती है? तो रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो डेली रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ में इस क्लास में और झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। इस क्लास के थ्रू आपको झारखंड के एग्जामों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, या फिर कहें कि झारखंड के आने वाले एग्जाम कैसे होंगे उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि झारखंड में आने वाले एग्जाम कैसे होंगे और उन एग्जामों में झारखंड जीके से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास स्पेशली जेएसएससी के एग्जाम के लिए लाया गया है, लेकिन आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो सिंचाई के लिए झारखंड में सर्वाधिक प्रयोग जो है कौन से संसाधन का किया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए झारखंड में सर्वाधिक जो है कौन से संसाधन का प्रयोग किया जाता है? कुआं का। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुआं। सिंचाई के लिए झारखंड में सर्वाधिक जो है कुआं का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कुआं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है झारखंड में सिंचाई के लिए। ठीक है, उसके बाद कुआं के बाद नलकूप का प्रयोग झारखंड में सर्वाधिक होता है। अगर बात करें कुआं की तो सिंचाई में, कृषि में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुआं का, उसके बाद नलकूप का किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कुआं का सर्वाधिक प्रयोग जो है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, झारखंड में लोहा का उत्पादन कब शुरू हुआ था? यानी झारखंड में आयरन का जो प्रोडक्शन है कब शुरू हुआ था, कौन से कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि झारखंड में आयरन के प्रोडक्शन की बात करें तो आयरन का प्रोडक्शन झारखंड में कब शुरू हुआ था और कौन से कंपनी के द्वारा, आयरन का प्रोडक्शन झारखंड में शुरू किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके एक बार बता देंगे आप लोग। बात करेंगे कौन से कंपनी की, तो झारखंड में टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, उसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। उसी टिस्को को बाद में नाम को चेंज करके टाटा स्टील किया गया। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो बात करेंगे टिस्को की स्थापना जो है 1907 में, कब? 1907 में। कहां पे? जमशेदपुर में किया गया। झारखंड का जो जमशेदपुर है, जिसे हम लोग आज फाइनेंस कैपिटल के नाम से जानते हैं, वहां पे टिस्को की स्थापना हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। कब की गई? 1907 में। ठीक है, उसके बाद टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को के द्वारा पहली बार झारखंड में आयरन का प्रोडक्शन शुरू किया गया। कब किया गया? 1911 में। और उसके बाद टिस्को के द्वारा 1914 में स्टील का प्रोडक्शन भी शुरू किया गया। तो बात करेंगे झारखंड में आयरन के प्रोडक्शन की, वो 1911 में, स्टील के प्रोडक्शन की 1914 में, और दोनों ही चीजों का प्रोडक्शन जो है वो टिस्को के द्वारा नहीं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा शुरू हुआ। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोहा का उत्पादन, आयरन का प्रोडक्शन 1911, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसके बारे में झारखंड के इकोनॉमी के क्लास में डिटेल में चर्चा किए हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो झारखंड का इकोनॉमी का क्लास नहीं लिए हैं? झारखंड के इकोनॉमी के क्लास में टिस्को के बारे में या फिर जो भी सारी कंपनी है झारखंड में, उन सभी कंपनियों के बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अगर बात करें झारखंड के शिक्षकों की,
तो अगर आपने आज सुबह 5 बजे वाला करंट अफेयर का क्लास लिया होगा, करंट अफेयर का क्लास देखा होगा, तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। आज सुबह ही इसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर बात करें झारखंड के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो झारखंड के 2 शिक्षकों को इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 झारखंड के 2 शिक्षकों को। कौन? मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के 2 शिक्षकों को सम्मानित जो है वो किया गया है। कब किया गया? कल किया गया है, 5 सितंबर को। तो आपको याद क्या क्या रखना है, कब किया गया है? 5 सितंबर को। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। किनके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। झारखंड के कितने शिक्षक? झारखंड के 2 शिक्षक। ठीक है, सिंदरी उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। भारत का सबसे पहला उर्वरक कारखाना जो है वो धनबाद के सिंदरी में ही स्थापित किया गया था। सिंदरी कहां पे? धनबाद में है। तो सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है स्थापित किया गया था। अब भारत का पहला उर्वरक कारखाना है, तो कब स्थापित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है वो कब स्थापित किया गया था। बात करेंगे सिंदरी के उर्वरक कारखाना की 1951 में, 1951 में। कब? 1951 में। तो ये आप देखिए सिंदरी का उर्वरक कारखाना, और 1951 में सिंदरी का जो फर्टिलाइजर प्लांट है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए सिंदरी कहां पे है? धनबाद में है। मैप में धनबाद कहां पे? ये है मैप में धनबाद। और धनबाद की स्थापना भी आप लोग याद रखें, धनबाद की स्थापना 1956 में, 1956 में धनबाद जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, रांची में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? एचईसी, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचईसी, एचईसी को क्या कहते हैं? कारखानों का कारखाना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एचईसी दूसरे प्लांट के लिए क्या करता है? तो चीजें बनाती है। दूसरे प्लांट की चीजें जो है, दूसरे प्लांट की जो वस्तुएं हैं वो बनाती है, इसीलिए इसे कारखानों का कारखाना कहते हैं। जिसे एचईसी को कहां पे है? रांची में है। तो एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कौन से देश के हेल्प से किया गया था? कौन से कंट्री के हेल्प से किया गया था? तो जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अगर बात की जाए एचईसी की, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया की मदद से एचईसी की स्थापना जो है की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1958 में। कब? 1958 में। तो ये आप एचईसी देख सकते हैं, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। कहां पे है? रांची में है। 1958 में, 1958 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में शिवाजी महान का निधन हो गया है, वो झारखंड के कितनेवें डीजीपी थे? तो इसी तरीके से आपको झारखंड के आने वाले एग्जाम में झारखंड जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन झारखंड की पॉलिटी से, 2-3 क्वेश्चन झारखंड के इकोनॉमी से, 2-3 क्वेश्चन झारखंड के ज्योग्राफी से, 2-3 क्वेश्चन झारखंड के करंट अफेयर के क्लास से, 2-3 क्वेश्चन झारखंड के हिस्ट्री से। टोटल 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके से देखने को मिलेंगे, मजाक थोड़ी है। टोटल 40 क्वेश्चंस आपको झारखंड के जीके से देखने को मिलेंगे। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है झारखंड का जीके। ठीक है, तो शिवाजी महान जो कि झारखंड के पहले डीजीपी थे, इनका रिसेंटली जो है निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, झारखंड के पहले डीजीपी कौन थे? शिवाजी महान। और झारखंड निर्माण के साथ ही ये झारखंड के डीजीपी बने थे। 2002 तक ये झारखंड के डीजीपी रहे थे। ठीक है, तो 2002 तक झारखंड के डीजीपी के पदभार को इन्होंने संभाला था, शिवाजी महान। तो ये है शिवाजी महान, और ये झारखंड के पहले डीजीपी थे। अगर बात करेंगे अभी वर्तमान में झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय कुमार सिंह अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी हैं। और उनके पहले झारखंड के डीजीपी कौन थे? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा उनके पहले झारखंड के डीजीपी थे। ठीक है, चलिए आइए
राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट, चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट जो है कौन से नदी पर है? जल्दी से बताएंगे। चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट कौन से नदी पर है? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये है चांडिल डैम, और इसी चांडिल डैम में आपको चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा कोई है जो इस डैम में घूमने गया हो? हमारे क्लास में ऐसा कोई है जो इस डैम में घूमने गया हो, या फिर चांडिल या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में रहता हो? हमारे क्लास में ऐसा कोई है जो चांडिल के आसपास के क्षेत्र में रहता हो या फिर इस डैम में घूमने गया हो? तो थोड़ा फीडबैक देंगे। मैं भी सोच रहा हूं इस डैम में जाने का, घूमने के लिए, तो थोड़ा फीडबैक देंगे कैसा है ये डैम। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ऐसा कोई है हमारे क्लास में जो चांडिल में रहता हो या फिर चांडिल के आसपास में के क्षेत्रों में रहता हो या फिर चांडिल डैम घूमने गया हो? तो थोड़ा सा फीडबैक देंगे कैसा है चांडिल डैम। थोड़ा सा हम भी सोच रहे हैं कि जाऊंगा यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा घूम के आएंगे, कैसा है चांडिल डैम, थोड़ा सा हम भी देख के आएंगे। तो थोड़ा सा फीडबैक दें कैसा है। ठीक है, चलिए। राज्य में पारसनाथ शिखर की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाहन जहां प्राप्त हुआ वह है पारसनाथ। कहां पे है ये? गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह। कहां पे है? गिरिडीह। ठीक है, तो पारसनाथ की बात करेंगे। पारसनाथ जो है झारखंड का हाईएस्ट पीक है। सम्मेद शिखर की पहाड़ी कहते हैं। ये जो पहाड़ी है इसे सम्मेद शिखर की पहाड़ी कहते हैं, और ये झारखंड का हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? पारसनाथ। ऊंचाई कितनी है? जब झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। 1365 मीटर। कहां पे है 1365 मीटर? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1365 मीटर पारसनाथ शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, तो बात करेंगे पारसनाथ शिखर। ये आप देखिए पारसनाथ शिखर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये वाली है। आपको मैं दिखाता हूं, रुक जाइए, पेन कहां गया? ये वाली जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। 1365 मीटर। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जगह है। अगर आपको मौका मिले तो जाएं, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, और बहुत अच्छा धार्मिक माहौल रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा धार्मिक माहौल रहता है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों को अगर जाने का मौका मिले तो जरूर जाके घूम के आए। गिरिडीह जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, और एकदम बहुत इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट तो इतना अच्छा है कि मतलब क्या ही बताएं आपको, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो कहां पे है? गिरिडीह जिले में आपको देखने को मिलेगा। यह है गिरिडीह जिला, और इसी गिरिडीह जिले में आपको पारसनाथ की पहाड़ी देखने को मिलेगी। इस पूरी पहाड़ी, जो ये पूरा पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पूरी पहाड़ी को सम्मेद शिखर की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर की पहाड़ी कहते हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ की चोटी। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर में स्थित XLRI स्कूल को यूएस अवार्ड दिया गया है? तो आज सुबह ही इसके बारे में बात की है। XLRI स्कूल जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जावियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जावियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कहां पे है? ये है जमशेदपुर में, और इसे अभी यूएस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भारत का कितने प्रतिशत भाग अभ्रक, कितना प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो पूरे भारत का कितना परसेंट जो माइका है वो झारखंड से मिलता है?
पूरे भारत का कितना परसेंट माइका आपको झारखंड से देखने को मिलेगा? क्या होगा इसका सही आंसर? पूरे भारत का कितना परसेंट माइका आपको झारखंड में देखने को मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66%। भारत में जितना भी माइका पाया जाता है, अभ्रक पाई जाती है, उसका अकेला 66% माइका अकेले कोडरमा से पाया जाता है। और इसीलिए कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। बात करेंगे अगर माइका की, तो हमारे कोडरमा में या फिर एक तरीके से कहें हमारे झारखंड में जो भी माइका का प्रोडक्शन होता है, जितने भी अभ्रक का उत्पादन होता है, उन सभी अभ्रक को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग झारखंड में माइका का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, इसीलिए हम लोग अभ्रक को माइका को एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे राज्यों में। ठीक है, तो पूरे भारत का लगभग 66% माइका आपको अकेले झारखंड से देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी कोडरमा से। और ये आप माइका देख रहे हैं, और आप ये जो माइका अभी देख रहे हैं, ये सबसे हाई क्वालिटी का माइका है। कौन सा माइका है ये रूबी माइका है। ठीक है, आइए कहां पे कोडरमा की बात हम लोग कर रहे हैं, मैप में कहां पे है कोडरमा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैप में ये रहा कोडरमा, और कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में किया गया था। कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में किया गया था। और आप ये मैप में कोडरमा को देख सकते हैं, कोडरमा बिहार के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाती है। ठीक है, कौन से राज्य के साथ? बिहार के साथ। जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जादूगोड़ा की जो माइंस है वो किस लिए फेमस है? जादूगोड़ा की खान जो है वो किस लिए फेमस है? अगर बात आई है खान की, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, खदानों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस। खदानों का शहर या फिर खानों का शहर। तो खानों का शहर या फिर खदानों का शहर जो है किसे कहते हैं? खदानों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे, खदानों का शहर या फिर खानों का शहर जो है किसे कहते हैं? तो बात करेंगे खदानों की शहर की, धनबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। और जादूगोड़ा की खान की बात करें तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है। ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट यूरेनियम के लिए फेमस है। कौन? जादूगोड़ा की खान। ऑप्शन बी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं जादूगोड़ा माइंस। ठीक है, जादूगोड़ा की खान देख रहे हैं। हाल ही में इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इंडियन आर्चरी टीम की बात करें, इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने महिला आर्चरी खिलाड़ियों का चयन किया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आंसर बता देंगे। कितने? 2? कितने? 3? क्या सही आंसर होगा? 3? हाँ, चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में। किनका किनका चयन किया गया है? किनका किनका चयन किया गया है? अंकिता भगत, मृणाल चौहान और किनका? अगर बात करें हम लोग किस चीज की, देखिए अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी, और झारखंड के 3 खिलाड़ी इंडियन हॉकी टीम में भी एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा क्या बोलते हैं, चाइना में। तो उसी एशियन गेम्स के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन इंडियन हॉकी टीम में, और झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है इंडियन आर्चरी टीम में। तो अंकिता भगत, मृणाल चौहान और भजन कौर। किनका किनका? अंकिता भगत, मृणाल चौहान, भजन कौर। ये है कौन? ये है भजन कौर। और मृणाल चौहान की तस्वीर तो मिली नहीं थी। ठीक है, चलिए एशियन गेम्स के लिए नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो नवरत्नगढ़ का किला की बात करेंगे
कहां पे है? गुमला में। कहां पे है? गुमला में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं नवरत्नगढ़ का किला, ये कहां पे है? तो गुमला जिले में है। गुमला की बात करेंगे, मैप में कहां पे है गुमला? मैप में आप ये देख रहे हैं, ये है मैप में गुमला। तो गुमला जिले में आपको देखने को मिलेगा नवरत्नगढ़ का किला। किले की जब भी बात आती है तो आप लोग एक चीज को याद रखें, बहुत बार सभी लोग, हम बहुत लोगों को देखे हैं आंसर गलत करके आते हैं। पालामू का किला कहां पे है? और पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में पालामू। पालामू का किला किस जिले में है? और ऑप्शन में मिलेगा आपको पालामू पहले, उसके बाद लातेहार, रांची, लोहरदग्गा, जो भी ऑप्शन में मिले। तो पालामू का किला लातेहार में है। नाम है पालामू का किला, लेकिन है वो लातेहार जिले में है। क्यों लातेहार जिले में है? आइए बात करते हैं। आप लोगों के मन में कभी क्वेश्चन आया है कि सर एक बात बताइए, नाम है पालामू का किला और है वो लातेहार में, तो उसको लातेहार का किला क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, ये जो आप लातेहार देख रहे हैं, ये वाला लातेहार, ये लातेहार की स्थापना जो है 2001 में, लातेहार जिला बना कब? 2001 में लातेहार जिला बना। उसके पहले ये कौन सा जिला था? उसके पहले ये पालामू जिला था। यानी जब पालामू का किला बना उस समय इस क्षेत्र को पालामू के नाम से जानते थे। चीजें समझिए, जिस समय पालामू का किला बना उस समय उस क्षेत्र को पालामू कहते थे, पालामू। बाद में लातेहार जिले की स्थापना पालामू से अलग करके किया गया 2001 में, तो क्षेत्र को लातेहार नाम दे दिए, लेकिन किला तो अब भी वहीं पे है, तो इसीलिए नाम पालामू का किला पड़ गया, क्योंकि पालामू ही पहले था। अगर लातेहार की बात करें, गढ़वा की बात करें, पालामू की बात करें, तो ये पूरा जो एरिया है ये इसे पहले पालामू के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, इसीलिए पालामू का किला लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, आइए और अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड के बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी सहायता राशि दिया जा रहा है? तो झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया है जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। और इसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड की जो बेटियां हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो झारखंड के बेटियों को 5,000 कह रहे हैं, 40,000 की सहायता राशि जो है दी जा रही है। किसे? झारखंड के बेटियों को। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000। अब बात करेंगे 40,000 की, तो आपको ये 40,000 एक बार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप 8 पास करेंगे, जब कोई लड़की जो है 8 पास करेगी, 8 पास करने के बाद उसे मिलेंगे 2,500, 9th पास करने के बाद उसे मिलेंगे 2,500, कितना हो गया? 5,000। 10th पास करने के बाद उसे मिलेगा 5,000, कितना हो गया? 10,000। 11th पास करने के बाद उसे फिर से मिलेगा 5,000, कितना हो गया? 15,000। 12th पास करने के बाद उसे फिर से मिलेगा 5,000, कितना हो गया? 20,000। और 18 साल की उम्र होने के बाद उसको फिर से एक मुफ्त राशि मिलेगी 20,000, टोटल हो गए 40,000। तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, और आप यहां पे देखेंगे, यहां पे टोटल अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में टोटल 2500, 2500, 5,000, 5,000, 5,000 और फिर 20,000, टोटल जो है 40,000 मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में रांची में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखें कि रांची में ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें किस राज्य की टीम जो है विजेता बनी है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? 14वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन क्या रांची में किया गया था, रांची के ताना भगत स्टेडियम में। और इसमें जो है कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? तो हमारे झारखंड की टीम ही इसमें विजेता बन गई है। झारखंड की टीम विजेता बनी है, उप विजेता आंध्र प्रदेश की टीम रही है, और तीसरे स्थान पर जो है उड़ीसा की टीम रही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। झारखंड की टीम पहले स्थान पर रही है, आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही है, और उड़ीसा की टीम तीसरे स्थान पर रही है। तो आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में देखें, और आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज के करंट अफेयर के क्लास के देखने को मिले।
तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि करंट अफेयर का क्लास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो जुड़े सुबह 5 बजे मेरे साथ में झारखंड के डेली करंट अफेयर के क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए, आज का था ये क्लास, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें। और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में। तो टेक केयर, बाय बाय।